स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्री फॉर्मुलेशन, जो कि आपके बी फॉर्म 5th सेमेस्टर के यूनिट 1 का पार्ट है और ये सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंतर्गत आता है। और हम लोग प्री फॉर्मुलेशन में फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज मीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप सबको पता है कि प्री फॉर्मुलेशन एक इन्वेस्टिगेशनल स्टडी होती है जहां पे हम किसी भी न्यू ड्रग कंपाउंड की जिसका हमें फॉर्मुलेशन बनाना है, सबसे पहले हम उसकी फिजिको केमिकल यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसके फिजिकल फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। आज बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टिकल साइज से। पार्टिकल साइज क्या होता है? पार्टिकल साइज मींस किसी भी पार्टिकल का साइज क्या है, उसका डायमीटर क्या है, क्या ब्रेड्थ है, क्या लेंथ है, ओवरऑल उसका क्या साइज है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि पार्टिकल साइज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स नहीं होंगे, एक होमोजेनाइज पार्टिकल्स नहीं होंगे, देन दे कैन अफेक्ट द डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होने से उसका एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि फ्लो प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी पार्टिकल का किसी भी फॉर्मुलेशन का एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टेड होगी, देन वो फॉर्मुलेशन की हमें डिजायर्ड बायोअवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उसका थेरापेटिक रिस्पॉन्स भी अफेक्टेड होगा। तो आइए देखते हैं हम पार्टिकल साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं। किसी भी पार्टिकल के जो पार्टिकल साइज होते हैं, कोई भी पार्टिकल सबसे पहले तो वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इस सॉलिड पार्टिकल्स को कहा जाता है फ्लैक्स। मीन्स अगर हम इनका पार्टिकल डिटरमाइन करने जाएंगे और सॉलिड के पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने जाएंगे, देन हम कहेंगे कि वी आर डिस्कसिंग या वी आर measuring the diameter of flux। मीन्स कि सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लैक्स कहा जाता है एंड लिक्विड्स को हम मेजर करते हैं ड्रॉपलेट्स में। अब जब देखते हैं कहीं भी लिक्विड की बात आती है, देन कहा जाता है ड्रॉप्स कहते हैं। एंड गैस पार्टिकल्स जो होते हैं इनको मेजर किया जाता है बबल्स में। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ की सॉलिड को हम सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लेक्स कहते हैं, लिक्विड को ड्रॉपलेट एंड गैस को बबल। अब हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला और जो सिंपल मेथड है, जो आप सभी जानते हैं, दैट इज सीविंग मेथड। सीविंग मेथड या इसे हम स्क्रीनिंग मेथड भी कह सकते हैं। इसको स्क्रीनिंग मेथड भी कहा जाता है। Then second one is light microscopy. Light microscopy. थर्ड मेथड है हमारा काउल्टर काउंटर मेथड। काउल्टर काउंटर मेथड। देन फोर्थ मेथड जो है बेट मेथड। इसे बेट मेथड, बेट नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन मेथड भी इसे कहा जाता है, बेट नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन मेथड। एंड लास्ट वन इज सेम। और भी बहुत सारे मेथड हैं, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 5 मेन मेथड है जिनके थ्रू हम किसी भी पार्टिकल के साइज को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, हम सीव लेते हैं, अलग अलग नंबर्स की सीव लेते हैं और जिससे कि हम पार्टिकल्स को डिटरमाइन करते हैं वहां पर। और नेक्स्ट मेथड है लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक माइक्रोस्कोप लेते हैं। इसे लाइट माइक्रोस्कोपी क्यों? कि वो माइक्रोस्कोप जो होता है वो लाइट के उस पे काम करता है, लाइट के प्रेजेंस में काम करता है। तो इस लाइट माइक्रोस्कोप में हम एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। उस स्लाइड में जिस भी सैंपल को जो हमारा सैंपल है, जिसके पार्टिकल साइज को हमें मेजर करना है, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। देन फिर उसमें हम उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, उसका देखते हैं कि क्या पार्टिकल्स है। और इस लाइट माइक्रोस्कोप मेथड में 100 पार्टिकल्स का
साइज डिटरमाइन किया जाता है। देन उनका मीन निकालते हैं, मीन निकाल के हम उसको उसकी मीन 100 पार्टिकल्स का मीन निकालते हैं, फिर हम एक पार्टिकल का एवरेज पार्टिकल साइज पता कर लेते हैं और जिसको हम एक हिस्टोग्राम ग्राफ में उसका हम मेजरमेंट करते हैं। देन थर्ड मेथड है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, काउंटर काउंटर मेथड। काउंटर काउंटर मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा सैंपल है उस सैंपल को पहले हमें प्रिपेयर करना होता है एक सॉल्यूशन में। तो जो इस सैंपल में जिस भी पार्टिकल का साइज हमें डिटरमाइन करना है उसको हम डिसॉल्व करेंगे या उसको हम मिक्स करेंगे एक कंडक्टिंग मीडियम में। कंडक्टिंग मीडियम जो होगा वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है आप सबको पता है कि नॉर्मल सैलाइन सोल्यूशन होता है, बट हम जो नॉर्मल सैलाइन होगा उसे आइसोटोनिक, बट यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो सेम एज बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन होगी। और आइसोटोनिक की क्या कंसंट्रेशन होती है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन होती। तो हम जो भी हमारा सैंपल है उसको कंडक्टिंग मीडिया यानी आइसोटोनिक सोलाइन में डिसॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे। देन उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सरफेक्टेंट की ऐड करेंगे। काउंटर काउंटर मेथड की बात कर रहे हैं हम, इसमें कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ सरफेक्टेंट की ऐड करेंगे विथ अल्ट्रासाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड के साथ हम उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड की वजह से उसमें वाइब्रेशन होगा जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग होगी। और जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होंगी ये ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज होंगी, ठीक। तो अल्ट्रासाउंड के साथ उसमें हम मिक्स करते हैं। तो सैंपल काउंटर काउंटर मेथड में सैंपल प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी पार्टिकल का साइज डिटरमाइन करना है उसको कंडक्टिंग मीडियम में मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ सरफेक्टेंट, फ्यू ड्रॉप ऑफ सरफेक्टेंट एंड अल्ट्रासाउंड। देन जो हमने सैंपल बनाया है उससे 0.5 to 2 ml विड्रॉ कर लेंगे। 0.5 से 2 ml उसको हम एक ट्यूब में डालेंगे, एक ट्यूब में उसको डालेंगे। जो ट्यूब का जो जैसे ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हम जो हमने सैंपल प्रिपेयर किया है उसको ट्रांसफर करेंगे और ये ट्यूब का जो डायामीटर होगा ये होगा 0.8 से 400 माइक्रोन का, ये डायामीटर होगा। अब इस ट्यूब में सैंपल को हम ट्रांसफर करेंगे। देन इसमें एक वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो पार्टिकल्स होंगे वो इसमें मूव करने लगेंगे, ऐसे जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करने लगेंगे। तो मूव करने के वजह से जो पार्टिकल्स इस होल के साइज में, होल के सामने आएंगे, इस अपर्चर के सामने आएंगे, उनका साइज मेजर कर लिया जाएगा और काउंट कर लिया जाएगा। तो यही है आपका काउंटर काउंटर मेथड। काउंटर काउंटर मेथड के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये बेस्ट जो यूज किया जा सकता है इसका स्फेरिकल पार्टिकल के लिए। अगर कोई निडल शेप पार्टिकल होगा वो आके इस होल पे फंस जाएगा तो फिर पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये हो गया हमारा काउंटर काउंटर मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा उसे हम कहते हैं बेट मेथड। बेट मीन्स कि बेट का मीन्स है कि ब्रूनर, इमेट एंड टेलर मेथड। ब्रूनर, इमेट एंड टेलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया। तो बेट नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन मेथड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सैंपल है जिसका पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है उसकी एक स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। देन इसके ऊपर नाइट्रोजन गैस की एब्जॉर्प्शन कराते हैं एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसके ऊपर नाइट्रोजन की स्प्रेइंग करते हैं। आप सबको पता है कि नाइट्रोजन कूलेंट गैस होती है। तो नाइट्रोजन की स्प्रेइंग करने के बाद जब सभी पार्टिकल्स पूरी तरीके से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मींस इक्विलिब्रियम फेज आ जाता है। इक्विलिब्रियम फेज आ जाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको रूम टेम्परेचर पे हीट करते हैं। कूलेंट गैस होती है तो रूम टेम्परेचर पे हीट करने पे नाइट्रोजन जो होती है वो हमारी डिसॉल्व हो जाती है, मींस इवापोरेट हो जाती है। तो अब उसके बाद नाइट्रोजन के डिसॉर्प्शन के बाद हम आइडियल गैस ला आपका क्या है, PV-NRT, इसकी हेल्प से हम पार्टिकल साइज को यहां डिटरमाइन कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट है सेम, यानी इसको हम कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये 5 आपके इंपॉर्टेंट मेथड हैं और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं, काउंटर काउंटर मेथड एंड बेट नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन मेथड। बेट नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन मेथड
ये काफी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करते हैं और पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने का क्या फायदा होता है। मींस जितने यूनिफॉर्म पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा और हायर द एब्जॉर्प्शन हायर विल बी द बायोअवेलेबिलिटी। और बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो थेरापेटिक रिस्पॉन्स भी बढ़िया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल शेप के बारे में। पार्टिकल शेप मीन्स क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का शेप कैसा है, उसका मीन्स उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। शेप भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ में। कि जैसे अगर किसी पार्टिकल का मान लीजिए वो एक स्मूथ शेप में है, इस तरीके के शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, तो इसकी पैकेजिंग भी अच्छी से हो सकती है, इसका फ्लो प्रॉपर्टी भी बढ़िया रहेगी। बट अगर वही ये पार्टिकल कुछ इस तरीके का है, इरेगुलर है, तो आप इसको पैक करने के लिए किस तरीके का कंटेनर यूज करेंगे, किस तरीके की पैकिंग यूज करेंगे। तो पैकिंग में भी जो शेप है पार्टिकल का शेप, पैकिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ फॉर्मुलेशन को बनाने में भी। तो इसकी सरफेस रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग, जो पार्टिकल के सरफेस रेगुलरिटी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को दो कैटेगरी में रखा गया। एक है जियोमेट्री और रिगोसिटी। रिगोसिटी मीन्स होता है सरफेस इरेगुलरिटी, सरफेस रेगुलरिटी। सरफेस कैसी है, सरफेस किसी भी पार्टिकल का सरफेस कैसा है उसे ही हम कहते हैं रिगोसिटी। तो अब कोई भी पार्टिकल, जियोमेट्री का मतलब है कि उस पार्टिकल का आउटर शेप कैसा है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल हमारा इस तरीके का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमें किस तरीके का पार्टिकल दिख रहा है, ये स्फेरिकल पार्टिकल है, तो हम कहेंगे इसे स्फेरिकल। बट अब ये कुछ इस तरीके से हो जाए तो ये क्या है, ये अभी भी स्फेरिकल ही रहेगा। मींस इसकी जियोमेट्री जो होगी वो स्फेरिकल ही होगी, बट बेस्ड ऑन इसकी सरफेस रेगुलरिटी के बेसिस पे इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे देखिए इसका सरफेस स्मूथ था इसलिए हमने इसको स्फेरिकल कहा। और अगर रिगोसिटी भी ऐड करनी है तो हम इसको स्फेरिकल स्मूथ कह सकते हैं। बट इसका जो हम कहेंगे ये इसका जियोमेट्री तो स्फेरिकल ही होगी, बट सरफेस इसका क्या हो जाएगा, इरेगुलर। देन ये कुछ इस तरीके से हो जाए, देन इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल रफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ इस तरीके का, ये है, तो इसे हम कहते हैं क्या, राउंडेड। राउंडेड पार्टिकल, ये ऐसा ऐसा हो गया, इसे हम कहेंगे एंगुलर। यानी राउंडेड पार्टिकल, राउंडेड कोई भी पार्टिकल है जिसकी जियोमेट्री राउंडेड है और उसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज आएगी, देन उसे हम कहेंगे एंगुलर। और फिर ये क्या हो गया, इरेगुलर। देन अगर कोई हमारा निडल शेप पार्टिकल्स है तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिकुलर। सरफेस इरेगुलरिटी होने की वजह से इसे हम कह देंगे एंगुलर ही। सरफेस इरेगुलरिटी होगी तो इसे हम कह देंगे एंगुलर, और अगर इसकी सरफेस ज्यादा तो इसे हम कह देंगे डेंड्राइटिक। तो ये है कि किस तरीके से हम पार्टिकल्स को उनकी जियोमेट्री और रिगोसिटी के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। और पार्टिकल शेप अलग अलग तरीके के होते हैं, इक्वेंट होता है, स्फेरिकल होता है, आपका एसिकुलर होता है, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्टिकल शेप। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर किसी पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी नहीं बढ़िया होगी तो उसका फॉर्मुलेशन बनाने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ना उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो पाएगी, ना ही उसकी परमेबिलिटी अच्छी हो पाएगी। फ्लो प्रॉपर्टी में किसी भी पाउडर, जो भी हम पाउडर लेते हैं, वो पाउडर दो तरीके के पाउडर्स होते हैं, एक होता है फ्री फ्लोइंग और दूसरा नॉन फ्री फ्लोइंग। नॉन फ्री फ्लोइंग, फ्री फ्लोइंग जो पाउडर्स होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं नॉन कोहेसिव, और जो हमारे
नॉन फ्री फ्लोइंग है, इन्हें हम कह सकते हैं कोहेसिव। कोहेसिव मीन्स क्या होता है, एडेयर होना, चिपकना। तो इन जो नॉन फ्री फ्लोइंग पाउडर्स होते हैं इनके अंदर कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इनकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब अगर किसी पाउडर की, किसी भी पार्टिकल की हमें फ्लो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम उस पार्टिकल की डेंसिटी को पता करते हैं। डेंसिटी हम दो तरीके की यहां पे हम देख सकते हैं, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी। बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? बल्क डेंसिटी मीन्स की किसी भी पार्टिकल की जो बल्क डेंसिटी है, मींस अगर हमने एक पाउडर लिया, एक मेजरिंग सिलेंडर में पाउडर लिया, उसके हमने 15 ग्राम या जो भी हमारा मेजर्ड अमाउंट है उसको फिलअप किया, देन उसको हम उसका जो एग्जैक्ट वैल्यूम है, मींस इसकी बल्क डेंसिटी, इसे डिस्क्राइब करते हैं रो से एंड रो बी से, और ये जो मेजर की जाती है ग्राम पर ml में, मीन्स जो उसकी पूरी डेंसिटी आएगी, कितने ml में कितना ग्राम आया, उसे ही हम कहते हैं बल्क डेंसिटी। एंड टैप डेंसिटी क्या होती है? टैप डेंसिटी मतलब इसको डिस्क्राइब करते हैं रो टी से। टैप डेंसिटी का मतलब किसी भी पार्टिकल को हम लेके उसको 1000 टाइप मैकेनिकल टैपर में या ऐसे अपने हाथों से ही टैप करते हैं। टैप करने के बाद जो सेडिमेंटेशन होता है उसे ही कहते हैं टैप डेंसिटी। ये भी ग्राम पर ml में ही मेजर किया जाता है। तो बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी से हम पता कर सकते हैं कि हमारा पाउडर कितना कॉम्पैक्ट है, उसका फ्लो कैसा होगा, कैसे परसेंट इसका कार्स इंडेक्स होता है, कार्स इंडेक्स जिसे कहते हैं परसेंट कॉम्प्रेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है कि टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी, जिसे हम इनिशियल डेंसिटी भी कहते हैं, अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100। इस फॉर्मूले पे रख के हम कार्स इंडेक्स निकाल सकते हैं। कार्स इंडेक्स की एक चार्ट आता है, उसकी वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पाउडर का फ्लो कैसा है। तो किसी भी पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम उसको डेंसिटी के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। देन जो दूसरा मेथड है एंगल ऑफ रिपोज से भी हम पता कर सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज जो फॉर्मूला है वो है आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स H अपॉन R। इस फॉर्मूले से हम इसको एंगल ऑफ रिपोज को फाउंड आउट कर सकते हैं। इसका जो मेथड है परफॉर्म करने का, हम एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, एक फनल लेते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं और जो फनल की ओपनिंग होती है उसको हम क्लोज कर देते हैं। जहां से फनल की नीचे जो ओपनिंग है उसको थंब से क्लोज कर देते हैं, फनल में पूरा पाउडर भर देते हैं। भरने के बाद जब पूरा फनल हमारा पाउडर से भर जाता है तो हम थंब को हटा लेते हैं। उसके बाद जो हीप बनती है, इस हीप की हाइट और रेडियस को मेजर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी हमें एंगल ऑफ रिपोज के, एक चार्ट आता है कि अगर 25 से 30 है एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू, देन हमारे पाउडर का जो फ्लो होगा वो एक्सेलेंट होगा। इसी तरीके से पूरा चार्ट, तो इससे हम पता कर सकते हैं किसी भी तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम डेंसिटी की हेल्प से कर सकते हैं। एक हॉसनर्स रेशियो होता है, उससे भी पता कर सकते हैं। एंड एंगल ऑफ रिपोज से भी हम किसी भी पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में 3 पार्ट हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड पीएच। ये तीनों किसी भी पार्टिकल के सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे कि हम pKa से भी डिफाइन करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस कि किसी भी पार्टिकल्स के आयनाइज होने की कैपेसिटी, इसे आयनाइज कांस्टेंट भी कहा जाता है। और इसका एक सिंपल सा टर्म है कि अगर कोई वीकली एसिडिक ड्रग होगी तो ये बेसिक पीएच पे आयनाइज हो जाएगी, और अगर कोई बेसिक ड्रग होगी तो ये एसिडिक पीएच पे आयनाइज हो जाएगी। तो अगर हम उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की हमने स्टडी की हुई है तो हम फर्दर हमारा जो भी टारगेट साइट है, उस टारगेट साइट का जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फॉर्मुलेशन को डिजाइन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि मान लीजिए हमारा टारगेट एसिडिक है
तो एसिडिक है, तो अगर बेसिक ड्रग हमने बनाई है तो वो एसिडिक पीएच में आके क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम उस फॉर्मूले डिसोसिएशन कांस्टेंट की स्टडी होने से हम उस अपने फॉर्मुलेशन को जो हमारा टारगेट साइट है वहां तक पहुंचा सकते, और इसको एसिडिक और बेसिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक होता है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, उसकी हेल्प से हम इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को पता कर सकते हैं। एसिडिक के लिए होता है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयोनाइज्ड, और वहीं बेसिक के लिए इसी का उल्टा हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा अनआयोनाइज्ड और नीचे आयोनाइज्ड ड्रग। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल्स के उसके आयनाइजेशन के बेसिस पे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा pKa, जिसे हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट को डिस्क्राइब करते हैं P ऑयल इन वाटर से, मीन्स यहाँ पे हम किसी भी पार्टिकल्स के और उसका ऑर्गेनिक और एक्वस फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, रेशियो को देखते हैं। यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, मान लीजिए ऑक्टेनॉल और वाटर का हम को पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो हम इनको पहले मिक्स करेंगे और जब इक्विलिब्रियम फेज आ जाएगा, इक्विलिब्रियम फेज आने के बाद देन हम इसके पार्टीशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। इससे भी हम जैसे सस्पेंशन बनाना, आपको इमल्सन बनाना है, देन वहां पे पार्टीशन कोफिशिएंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। एंड देन पीएच भी किसी पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी के लिए, डिसोल्यूशन के लिए, उसके स्टेबलाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और पीएच आप सबको पता है कि पीएच क्या होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, मीन्स एक पीएच की स्केल होती है 1 to 14। अगर 1 से 7 तक है देन ये एसिडिक होगा, और अगर 7 है तो न्यूट्रल, और ग्रेटर देन 7 तो इट विल बी बेसिक। तो गाइस ये हो गया हमारा किस प्री फॉर्मुलेशन पे हम देख रहे थे, प्री फॉर्मुलेशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, क्या केमिकल डिग्रेडेशन पाथवेज होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के पीडीएफ लिंक को, इस लेक्चर के पीडीएफ लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।